नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रोप केमिस्ट्री पर। लास्ट वीडियो पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक समझा दीजिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हाँ, अगर आप लोगों ने अब तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट सेक्शन में +1 +2 केमिस्ट्री का किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। उसके बाद उस टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हमें ये तीन रूल का पता होना बहुत जरूरी है और इन तीनों प्रिंसिपल के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास ये क्लास है और इस क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन इन 10 स्टूडेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस प्रकार है कि 5 स्टूडेंट्स सामने हैं और 5 स्टूडेंट्स इनके पीछे हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही अरेंजमेंट पॉसिबल है? कोई दूसरा अरेंजमेंट भी तो हो सकता है कि फर्स्ट लाइन में 3 स्टूडेंट्स हो, फिर सेकंड लाइन में भी 3 स्टूडेंट्स हो और थर्ड लाइन में 4 स्टूडेंट्स हो। अभी भी तो क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी ये तो कन्फर्म है कि एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। अब इनका अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से आप हमें यह बताओ कि क्लासरूम के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ेगा। पहले सिर्फ 2 लाइन्स थी, यहां पे हमने 3 लाइन कर दी। क्या क्लासरूम के ऊपर इनका इफेक्ट होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं एक दूसरा एग्जांपल कि हमारे पास 4 बॉल है। एक बॉल मैंने यहां रख दी, दूसरी बॉल यहां रख दी, तीसरी बॉल यहां रख दी और चौथी बॉल हमने यहां रख दी। एक अरेंजमेंट ये है कि कोई दूसरा स्टूडेंट आया कि सर हम इन 4 बॉल को कुछ इस प्रकार रख सकते हैं, तो ये हो गया। लेकिन थर्ड स्टूडेंट आया कि सर हम इन बॉल को कुछ इस प्रकार भी रख सकते हैं, इसका अरेंजमेंट ये भी हो सकता है। इसके अलावा और भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट अरेंजमेंट के अंदर ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, लीनियर शेप बनती है। अगर हम इनको ऐसे करें तो ये स्क्वायर टाइप बनता है। अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो ये शेप रेक्टेंगुलर है। नंबर ऑफ बॉल्स सेम है, वही 4 बॉल्स हैं हर एक के अंदर, लेकिन उनके अरेंजमेंट की वजह से इनकी शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आया है और शेप में डिफरेंसेस आने की वजह से प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। तो ठीक ऐसे ही अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है क्या? जैसे क्लासरूम के अंदर हमने स्टूडेंट का अरेंजमेंट देखा, ठीक है, ऐसे ही अगर हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखें उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखिए, कोई भी एटम है, उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर ही पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है। ध्यान रखो ना, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए इस टॉपिक को अवॉइड मत करना और ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। एटम के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर? और इसके लिए हमने बोला था कि हमें कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल पढ़ने होंगे, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल है अहबो प्रिंसिपल। किसने दिया था? ये नील बोर ने दिया था। ठीक, अब ये कहता है कि हमने ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, क्लियर, अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हमने खुद फिल करना है, तो इसका मतलब अब हमें ऑर्बिटल बनाने आने चाहिए। हमारे पास ऑर्बिटल एस होता है, हमारे पास पी ऑर्बिटल भी है, डी ऑर्बिटल भी है और एफ ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल होता है सिंगल टाइप, 1 टाइप का होता है। पी ऑर्बिटल होता है 3 टाइप का, डी ऑर्बिटल होता है 5 टाइप का और एफ ऑर्बिटल होता है 7 टाइप का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एस 1 टाइप का होता है, पी 3 टाइप का, डी 5 टाइप का और एफ 7 टाइप का। जो ये मैंने बॉक्स बनाई है, हर एक ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है। ऑर्बिटल की लेयर शेप नहीं ड्रा करते हम नोटबुक के ऊपर, हम इस बॉक्स से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप भी जब भी ऑर्बिटल कॉपी में बनाना हो,
अगर हाँ वो बात अलग है कि क्वेश्चन पेपर में आएगी ड्रा द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, ड्रा द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हमने किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखानी है, तो हम ये बॉक्स टाइप ऑर्बिटल बनाएंगे। पी ऑर्बिटल के लिए आप 3 बॉक्स बना दोगे क्योंकि पी 3 टाइप का, ऐसे ही डी के लिए आप 5 बॉक्स बना दोगे। एफ के लिए कितने बॉक्स बनाओगे? 7 बॉक्स बनाओगे। क्लियर? ऑर्बिटल ड्रा करने आ गए। अब इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल के अंदर, जैसे एस है, एस सिंगल टाइप है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फिल नहीं होंगे। पी ऑर्बिटल है, एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे लेकिन टोटल बॉक्स 3 हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर हम 6 फिल करते हैं। याद रखना, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आएंगे। हर एक ऑर्बिटल की अपनी कैपेसिटी है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? ऐसे ही D5 है तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 लेकिन ऑर्बिटल है 5, तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब नील बोर ने यह बताया कि जो ये ऑर्बिटल है इनके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ खाली बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे हम, अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो नील बोर ने यह बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेस पे करोगे, यानी सबसे पहले उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जिसकी एनर्जी कम होती है, लेस एनर्जी वाले के अंदर, फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर उसके अंदर फिल करोगे। क्लियर? दूसरा ये कहता है, वही बात है कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी में फिल करोगे, उसके बाद जब तक लोवेस्ट एनर्जी वाला कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता तब तक आप हायर एनर्जी ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। यानी सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। अब कंफ्यूजन वाली बात यह है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लोवेस्ट है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाईएस्ट है। अब कोई तो तरीका होगा, बिल्कुल है, तो उसके लिए हमें याद रखना होगा N+L रूल। बहुत आसान है, ठीक है, N+L रूल याद हो गया। अगर हमें यह पता करना हो कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी लेस है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी हाईएस्ट है, तो हम ये N+L रूल से पता करेंगे। और यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर हैं, ये N+L। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L एज़िमुथल क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप क्वांटम नंबर पढ़ना चाहते हो तो उस वीडियो से देख सकते हो। तो जब हमारे पास इन दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ का सम आएगा, ठीक है, एक ऑर्बिटल के लिए कुछ वैल्यू अलग आती है, दूसरे ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू कुछ अलग आ गई N+L करके, तो ये कहता है लोवेस्ट वैल्यू, जिसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी, अगर इसकी लोवेस्ट वैल्यू है एस ऑर्बिटल की तो पहले इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल करेंगे, अगर पी ऑर्बिटल की लोवेस्ट वैल्यू आती है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। यहाँ पे ये नहीं देखना कि पहले एस है या पी है, हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? N+L रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर? दूसरी बात ये कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि L की वैल्यू सेम हो, एस के लिए भी मान लेते हैं 3 आया, पी के लिए भी 3 आया, तो अब लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? दोनों में से नहीं है। फिर हम सिर्फ N की वैल्यू देखेंगे कि N की वैल्यू कौन से ऑर्बिटल के लिए लोवेस्ट है। क्लियर? अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। हमारे पास ये बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, ये और जितने भी ऑर्बिटल होंगे उन सभी की पॉसिबिलिटीज़ है कि 1s ऑर्बिटल हो सकता है, 2s 2p, ऐसे करके ये सारे ऑर्बिटल लिख दिए गए हैं। अब हम चाहिए इनके लिए N+L रूल अप्लाई कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं 3s। हमारे पास 3s ऑर्बिटल है, तो 3s के लिए n की वैल्यू आपको ना बस याद रखना है कि n है क्या। अगर आप क्वांटम नंबर अच्छे से समझ चुके हो तो ये बहुत ईजी है। जो आगे होता है 3, ये होता है n की वैल्यू। क्लियर? s। अब हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल हैं, s, p, d, f। इनके लिए L की वैल्यू फिक्स है, 0 1 2 3, आगे चलता रहेगा, नए ऑर्बिटल आएंगे तो S के लिए 0 है L की वैल्यू, तो S है तो S के लिए 0 वैल्यू, तो N+L टोटल कितना हो गया? 3। ऐसे ही 3p है, 3p के लिए n की वैल्यू जो सामने मेंशन है सबसे पहले मेन एनर्जी लेवल, वो प्रिंसिपल ही होता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। p के लिए L की वैल्यू 1, दोनों का सम करोगे 4 आ गया।
ऐसे ही डी, आगे तो एस है, हम एस ले लेते हैं, तो एन की वैल्यू 4 है, एस की वैल्यू यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आया 4। नेक्स्ट 3D है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू तो यहाँ पे भी 3 है। डी के लिए एल की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो 2, तो टोटल कितना आ गया 5। यानी एल की वैल्यू के लिए आप ये टेबल याद रखो, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। क्लियर। अब इसका सम 5 आ गया। ऐसे ही 4p, आप बताओ 4p में एन की वैल्यू 4, वेरी गुड। और p के लिए यहाँ से देखो एल की वैल्यू 1, तो टोटल कितना हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसने ये बोला जिस सबसे पहले हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, n प्लस एल, जिसके लिए सबसे कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3s में आएगा। अगर हमारे पास ये ऑर्बिटल है 3s है, 3p है, 4s है, 4d है और 4p, ये 5 ऑर्बिटल दे दिए हमें और बोला कि इलेक्ट्रॉन फिल करो। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम 3s में डाल लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी n प्लस एल सबसे कम है। उसके बाद 4 में डाल, लेकिन 4 वाले दो हैं, कौन कौन से, 3p 4s। तो 3p और 4s में इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें किस में जाएंगे सबसे पहले। तो इसने क्या बोला था, अगर सेम आती है तो हम n की वैल्यू लोवेस्ट देखते हैं किसके लिए, तो n की वैल्यू 3p के लिए 3 है, 4s के लिए 4 है, तो इसका मतलब 3p के अंदर जाएगा क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू कम है। बस ये था n प्लस एल रूल। क्लियर। रूल क्या था, n प्लस एल रूल, यानी n प्लस एल वैल्यू जिसके लिए कम है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले फिल करेंगे। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आती है तो हम देखेंगे n की वैल्यू को, जिसके लिए n की वैल्यू कम है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देंगे। क्लियर। चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था वोल्फगैंग पोली, अपने नाम के ऊपर ही इसने पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। मेन चीज क्या बताता है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसने बताया कि अगर हमारे पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर हैं उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं रह सकती। या फिर ये कह सकते हो कि जो ऑर्बिटल होते हैं, यानी s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है या फिर d ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होगी। यहाँ पर देखिए हर एक की स्पिन आपको अपोजिट दिखाई देगी। अगर आपने एक ऑर्बिटल बना लिया और उसके अंदर इनकी स्पिन सेम डायरेक्शन में रख दी, यानी जो डबल हेडेड एरो है दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ कर दी, अपवर्ड कर दी या डाउनवर्ड कर दी, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत होगा। आप इसको सही तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड, दूसरे की डाउनवर्ड, यानी एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला अपवर्ड हो, आप पहला डाउनवर्ड कर सकते हो और दूसरा अपवर्ड कर सकते हो, दोनों में से किसी भी टाइप से आप लिख सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे और दोनों की स्पिन अपोजिट रखोगे। इन्होंने बताया कि जो 4 क्वांटम नंबर हैं उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, लेकिन ये याद रखना कि जो 3 क्वांटम नंबर है ना, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू सेम हो सकती है पर हमेशा नहीं होगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑर्बिटल के ऊपर, तो इनकी वैल्यू सेम हो सकती है। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी स्पिन हमेशा अपोजिट होगी, तो उसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। इसलिए ये बोला गया है कि जो चारों क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। 3 की सेम हो सकती है, चौथा की सेम नहीं है। इसलिए ये पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। दूसरा रूल है हमारा हंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इसको सिंपल हंस रूल भी कहते हैं। हंस रूल किसने दिया, फ्रेडरिच हंस ने दिया। किसके लिए दिया, डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए दिया। क्या होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, यानी सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को हम डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और हंस रूल क्या कहना चाहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल के लिए, कि अगर हमारे पास कोई डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p है, p के लिए 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 टाइप का है, और उसके अंदर हमने 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो आप पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद ही पेयर करोगे।
सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल क्यों करोगे? क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। क्योंकि हमने रूल में क्या पढ़ा था कि लोवेस्ट एनर्जी को पहले इलेक्ट्रॉन फिल करवाओगे आप। तो तीनों की एनर्जी इक्वल है, तो किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो, क्योंकि अभी भी इक्वल एनर्जी है, कहीं पे लोवेस्ट या हाईएस्ट हम देख ही नहीं पा रहे, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसमें जाएगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तब वो पेयर करवाएगा और लास्ट में हम फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देंगे। क्लियर? अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने पी ऑर्बिटल में फिल करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे कर दिया, फिर दूसरा इसमें ऐसे कर दिया, तीसरा इसमें ऐसे कर दिया, चौथा इसमें ऐसे कर दिया, यानी पहले पेयर करवा दिया। तो ये तरीका हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हंस रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल है तो पहले हर एक ऑर्बिटल के अंदर आप सिंगली ऑक्यूपाई करवाओ, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसके बाद पेयर करवाओ। देखो, अगर हंस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे फील होते हैं, अगर सिंपल हम अपनी मर्जी से करें पहले ही पेयर करवा देंगे तो कुछ ऐसे होगा। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। हम क्या करेंगे, हम पहले सिंगली ऑक्यूपाई करवाएंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं फिर पेयर करवाएंगे। क्लियर? हमने 3 प्रिंसिपल पढ़े अभी। पहला अहबो प्रिंसिपल था, दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा अभी जो डिस्कस किया है हंस रूल। तो इन तीनों का निचोड़ से साइंटिस्टों ने ये कुछ एक ट्रिक बनाई है। अब हमें ये तीनों रूल मतलब कि अच्छे तरीके से याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे था ना अहबो प्रिंसिपल में कि लोवेस्ट एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, लोवेस्ट एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी या पता कैसे करेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है अगर हम ये ट्रिक अच्छे से सीख लेते हैं। तो इसमें एक रास्ता दिया हुआ है, इस रास्ते में जो ऑर्बिटल पहले आता है उस ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर दो। देखो यहाँ तक क्या, पहले 1s ऑर्बिटल आए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2p में, 3s में, 3p, 4s, 3d, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या पता हो, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखनी है तो सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता हो। Z किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एटम के एटॉमिक नंबर को। क्लियर? अब दूसरी मेन चीज़, हमें जो 4 ऑर्बिटल हैं उनके नाम अच्छे से याद हो, sp,d,f, और हमें ये पता हो कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 2, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हम फिल करवा सकते हैं। अब हम ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। रास्ते के अंदर सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा आया? s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैसे पता लगा? जो एटम का एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और सबसे पहले 1s में जाएंगे। तो 1s में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे? 1s2। तो यहाँ पे 1s2। नेक्स्ट 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 2s के अंदर। तो ये भी s है। 8 में से कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 आ गए, तो अभी 6 पेंडिंग है। तो 6 में से 2s को ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। नेक्स्ट रास्ता कहाँ जा रहा है? 2p के पास। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 6। हमने यूज़ कितने कर लिया? 8 में से 4। तो अभी तक हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4। तो p मैक्सिमम 6 ले सकता है, लेकिन हमारे पास हैं कितने हैं? 4। तो p को आप सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। ये नहीं है कि इसमें 6 करने जरूरी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी 6 गेन करने की। लेकिन जब हमारे पास 4 है तो 4 दे दो, 2 होते तो 2 दे देते, 1 होता तो 1 देते, कुछ भी नहीं बचता तो चल भाई अपने घर, हम सिर्फ 2s2 तक कर देते हैं। क्लियर? बिल्कुल ईजी है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। इट मीन्स हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने इन ऑर्बिटल के अंदर फिल करना है। तो सबसे पहले 1s में फिल होगा। 20 में से 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आगे 2s है तो 2s में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। हमारे पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 16 बचे। आगे रास्ते पे चलते जाओगे, कौन सा ऑर्बिटल आया? 2p 6 इलेक्ट्रॉन लेता है।
तो हमारे पास 16 है, तो आराम से 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 2p के बाद कौन आ गया? 3s। s 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है, दे दो भाई, इसको भी दे दो, गुस्सा ना मान जाए। 3s2 हो गया। 3s के बाद वापस कितने के बाद? 3p। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, 8, 10, 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास कितने बचे? 8। p आया तो 8 में से p को हम 6 दे सकते हैं। तो लास्ट अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 3p के बाद कौन आता है? 4s। तो 4s 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, हमारे पास भी 2 बचे हैं, ले भाई तू भी ले ले। तो ये हमारे पास कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। कंफर्म करने के लिए जो ये 2, 2, 6, 2, 6, 2 है, इनको ऐड करके देख लेना। अगर 20 बनता है तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और ये यहाँ से कैसे पता लगेगा? तो ये आप इस रास्ते को अच्छे से बस गलत मत कर देना। इस रास्ते से चलते जाओगे तो पता लग जाएगा कौन सा ऑर्बिटल का नंबर पहले है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन का जो प्रसाद है किसको बंटेगा। क्लियर? इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, ये थोड़ी सी लेंथी हो गई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं। इसी को लिखने का तरीका है, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका बताते हैं आपको। हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेज हैं। क्लियर? इनका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, जीनॉन 54। ऐसे ही रेडॉन आ गए। तो यहाँ पे 20 एटॉमिक नंबर है। 20 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? यहाँ करेगा। तो इससे नेक्स्ट पहले जो नोबल गैसेज होती है उसका जो सिंबल है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे, और इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यानी यहाँ तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके अंदर आ गई। अब इसके बाद वाला लिखते हैं हम। इसके बाद क्या बचा? 4s2। तो ये 4s2 यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब है 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं। अब 18 और 2 20। ऐसे अगर ऑक्सीजन के लिए लिखना पड़े हमें शॉर्ट फॉर्म, तो ऑक्सीजन कहाँ एग्जिस्ट करेगा? यहाँ के करेगा। इससे पहले नोबल गैसेज कौन सी है? हीलियम। तो हम इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? हीलियम। ये तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2। तो हम सिर्फ ये 2 छोड़ देंगे, तो ये बचा हमारे पास 2s2 और 2p4। करेक्ट? तो सबसे लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल दी 4 क्वांटम नंबर, दिस इज कॉल्ड। तो इन चारों में से यहाँ पर इसका आंसर आएगा। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए, और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।